अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम तेलदार अजनास पे बात करेंगे। तेलदार अजनास वो हैं जिससे हम खुदरी तेल हासिल करते हैं और फिर उस तेल को खाने पीने के मामलात में इस्तेमाल करते हैं। आप ये जान लें कि अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा हम ये खुर्दनी तेल बाहर से मंगवाने पर खर्च करते हैं। तकरीबन 4 अरब डॉलर और रुपयों में अगर इसको देखा जाए तो 1000 अरब के लगभग जो है हम खुर्दनी तेल पर खर्च कर जाते हैं। बहुत बड़ी रकम है जो हम खुर्दनी तेल पर खर्च करते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास खुर्दनी तेल मुयसर नहीं है और हम वैसे भी तेल या घी के बहुत ज़्यादा आदी हो चुके हैं। हमारा इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब इस सारे सूरत हाल को देखते हुए अगर हमने अपने ये इस दरामदी बिल को घटाना है और अपने वसाइल जो है वो कम से कम इस पर खर्च करने हैं, तो उसका रास्ता ये है कि हम अपने यहाँ जो तेल पैदा करने वाली अजनास हैं उनको फ़रोग दें, उनको बढ़ाएं, ताकि हम जो है अपना जो इम्पोर्ट बिल है उसको कम कर सकें। पेट्रोलियम मसनूआत मजबूरी है, हम ख़रीदने पर मजबूर हैं, दवाइयाँ हैं, बाकी अशिया हैं जो हम मजबूर हैं ख़रीदने पर। लेकिन हम एक ज़राई मुल्क है और ज़राअत के अंदर जो है जितनी हम तरक्की कर चुके हैं और जितने हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा इससे वाबस्ता है, तो हमें कम से कम अपने खाने के तेल का खुद बंदोबस्त करना चाहिए। ये मौजू है और इस पर बात करने के लिए जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ आपको करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद है शहजाद साबिर साहब, आप चीफ़ एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं। उनसे जानेंगे कि ये तेलदार अजनास की क्या अहमियत है। और दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हबीबुर रहमान साहब, ज़रिए यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं, तहकीक करते हैं, तलबा को पढ़ाते हैं। उनसे भी जानेंगे कि तेलदार अजनास की अहमियत क्या है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। शहजाद साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये तेलदार अजनास हैं क्या और इससे मुराद क्या है? शुक्रिया अमजद बुखारी साहब। तेलदार अजनास वो कुदरती हमारी अजनास हैं जिनसे हम तेल हासिल करते हैं। उसमें बरासिका फैमिली है, बरासिका फैमिली में है कनोला है, राया, सरसों, तोरिया, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। फिर उसमें सनफ्लावर आ जाता है। फिर उसमें कुछ प्लांट्स हैं हमारे जो आ जाते हैं, मतलब ऑलिव है, ऑलिव आ जाता है। उसके बाद हमारे पास तिल हैं, तिल का भी तेल बड़ी हाई वैल्यू क्रॉप है। ये सारी वो क्रॉप्स हैं, अलसी, जी अलसी अप टू सम एक्सटेंट हम उसको भी कह सकते हैं। ठीक है। अब ये सारी वो अजनास हैं जो ट्रेडिशनली, ऑलिव को अगर निकाल दें, ऑलिव हमारे पहाड़ी इलाकों में वाइल्ड, अब हमने कोशिश भी अब की है कि भी इसको, जी हाँ जी, उसके ऊपर बड़ी कोशिशें हो रही हैं और कामयाब भी हैं, कामयाब भी हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो हमेशा से लोग अपने घरों में कुछ ना कुछ उसका अपने जो ज़िम्मेदार हैं कुछ रकबे के ऊपर ज़रूर लगाते थे और घरों में इस्तेमाल करते थे। खुद ही पैदा करके खुद ही पैदा करते थे। खासतौर पे सरसों का तो आम रवाज था ना जी। सरसों का तेल आ गया, उससे पकौड़े भी बन गए, उससे हांडी भी बन गई और फिर वो अचार में भी इस्तेमाल हो गया। ठीक है ना जी। ये हमारी ट्रेडिशनल यूज़ है ऑयल की। और एक वक्त ये होता था कि हर बंदा अपने खेत में कुछ ना कुछ तोरिया लगाता था। मिसाल के तौर पे सर्दियों के जो चारा डाला उसमें सरसों डाल दी। अच्छा। और वो जब चारा काट देते तो सरसों के पौधे छोड़ देते थे बाद में जब वो पकती थी फरवरी मार्च में, तो उसको हार्वेस्ट करके उसका तेल निकाल लेते थे। ठीक है ना। और वो जगह जगह घनियाँ भी बनी हुई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, वो घनियाँ बनी हुई थी। वो किसी को ज़रूरत नहीं थी कि कहीं बाहर जाता, गाँव में वो जाता था, वो खरास उसको कहते थे, उसके ऊपर वो उसमें डालते थे सरसों और वो तेल निकाल के लहदा और खल जो उसको लहदा बना के दे देता था। तो वो बड़ा सेहतमंद तेल था, आप अपने सामने निकलवा के आए हैं। हाँ जी। अब वक्त के साथ साथ हुआ ये है बुखारी साहब के तेल की ज़रूरत तो हमारी, हम अयाश तबीयत कौम है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा तेल जो है ना बड़े मुल्कों में हमें वो आता है, जहाँ हम 20 किलो से ज़्यादा एक बंदा साल का तेल खा जाता है। वो तो सारा डिपॉजिट होता होगा, इसलिए तो ठीक है। अब सर देखें, एक तरफ अगर यहाँ हमें ये ज़रूरत है कि हम तेल की पैदावार बढ़ाएं, दूसरा हमें ये भी ज़रूरत है कि हम उसका रैशनल यूज़ भी करें। ठीक है। तीसरी बात ये है कि वो रवायत जो हमारे बड़ों ने कायम की थी कि हर घर में थोड़ा बहुत तेलदार अजनास जो हैं वो उगाई जाती थी। मसलन कपास है, कपास की जो साइडों की बन्ने हैं उसके ऊपर तिल लग जाते थे, वो सारा साल इस्तेमाल करते थे लोग गांव में। ठीक है ना जी। कभी घर में इस्तेमाल हो गया, कभी कोई जानवर को किसी को तेल देना पड़ा तो उसको दे दिया, तो उसका मल्टी फेरिस यूज़ था। इसी तरह से गंदम में आम तौर पे लोग
कुछ ना कुछ सरसों डाल देते थे, और जब बरसीम काश्त करते थे, बरसन काश्त करते थे, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा डाल देते थे और उसमें से तेल निकाल के घर में इस्तेमाल होता था। तो ये सारी चीज़ें दोबारा से हमें देखने की ज़रूरत है कि हमने जो अपने असलाफ की रवायात थी उनको छोड़ तो नहीं दिया, जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। तो साइंस उलट गई, लेकिन मामला जो है वो आप जिस तरफ लेके जा रहे हैं मेरा ख्याल है जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि हम स्पेशलाइजेशन की तरफ ना जाएं। अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो हमें फ़ी एकड़ पैदावार, मसलन अगर किसी ने राया लगाना है, तोरिया लगाना है, तो उसको खेलों पे काश्त करें। जैसे हमने तिल खेलों पे काश्त करना शुरू किया तो उसकी पैदावार आलमोस्ट डबल हो गई। तिल आप नॉर्मली लोग छटा देते थे, छटा दे के उसकी खेलियाँ निकाल देते थे, तो उसकी जो है ना पर एकड़ पैदावार 7-8 मन से नहीं कम ज़्यादा नहीं होती। ठीक है ना जी। उसकी हमने काश्त का तरीका चेंज किया मुल्तान डिवीजन में। अब आप देखेंगे कि हर जगह तिल जो है काफ़ी रुझान आ गया। हाँ जी, रुझान आ गया। दूसरा खेलों पे लगने शुरू हो गए, जिसकी वजह से उसकी वजह ये है कि एक ऐसा तरीका टेक्नोलॉजी आ गई ऐसी जिससे तिल की फसल डबल होनी शुरू हो गई। तो जब फसल डबल होनी चाहिए तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी जो बहुत बड़ी बढ़ गई, और फिर घर में तेल भी दस्तयाब। जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं ज़रा डॉक्टर साहब को भी शामिल करूँ। डॉक्टर साहब, ये अगर इतनी अफादियत है और हम इतने भारी अखराजात कर रहे हैं बाहर से तेल मंगवाने पर, और हमारे पास पोटेंशियल भी मौजूद है, ज़मीनें भी मौजूद हैं, काश्त करने वाले भी मौजूद हैं, फिर हम आखिर इस सारे अमल में पीछे क्यों हैं? हम अपने लिए जितनी मिकदार हमें दस्तयाब है उतनी तेलदार अजनास क्यों नहीं काश्त कर पा रहे? जी थैंक यू। बड़ा बहुत ही अच्छा सवाल है इस सिनेरियो में। तो उसमें जैसे देखें कि हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो फूड सिक्योरिटी है। डेफिनेटली गंदम हम 3 टाइम घर में खाते हैं। तो अब चूँकि जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप्स हैं ये कम व बेशतर जो हैं गंदम के साथ compete करती हैं रबी सीज़न में। अच्छा, अगर आप ये लगाएंगे तो फिर गंदम नहीं लगा सकेंगे? हाँ जी बिल्कुल ऐसे तो इसलिए जो है वो हमारे रुझान इधर नहीं आ रहा। जी जी। लेकिन राया में तो टाइम मिल सकता है ना कि हम कपास उठाने के फौरी बाद राया काश्त करें और फिर उसको भी जल्दी जल्दी हम हार्वेस्ट करके और फिर गंदम की तरफ चले जाएं। नहीं, राया भी देखें 90 डेज़ में मैच्योर होता है। तो पहली तो बात है कॉटन इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होने वाली, मतलब कि आप कहेंगे जी हम उसको सितंबर में वाइंड अप कर लें। हाँ, अगर अर्ली सीज़न कॉटन थी देन माइट पॉसिबल कि वो कर लें, लेकिन फिर भी दिसंबर तक, और ये इसकी एडजस्टेबिलिटी का डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। तो इसमें बेहतर ये हो सकता है कि जो ऑयल सीड क्रॉप्स जिस तरह के कैनोला है, राया है, सरसों है, ये काश्त करने के बाद किसान जो है अर्ली कॉटन पे जा सकता है। अच्छा, अर्ली कॉटन पे जा सकता है, अर्ली कॉटन पे जा सकता है मार्च में, अप्रैल में। जिसने अर्ली कॉटन लगानी हो, यस, उसके लिए बेहतर है कि जी 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 उसके लिए शहजाद साहब मौजूद हैं। ये रिसेंट जो आजकल मीटिंग्स चल रही हैं 2024 के प्रोडक्शन प्लान के हवाले से, तो उसमें भी यही है कि जो टारगेटेड एरियाज़ हैं उनमें पार्टिकुलरली इस किस्म की रोटेशन लेके आई जाए, ऑयल सीड बेस रोटेशन, जिसमें अर्ली कॉटन पे जा सकते हैं। लेकिन गंदम के साथ मेरे ख्याल या तो हमें कोई शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज़ डेवलप करने की ज़रूरत है जो कि कम टाइम के अंदर मैच्योर हो जाए। हो सकता है 90 दिन से भी कम, 90 दिन से कम वाली वैराइटीज़ डेफिनेटली उसके में चाहिए होंगी। तो लेकिन फिर सीज़न के हवाले से भी देखना होगा कि पॉसिबल है कि वो मैच्योर हो सकती हैं कि नहीं, सीड डेवलपमेंट, सीड फॉर्मेशन उसकी प्रॉपर्ली हो सकती है कि नहीं। ठीक है। अच्छा शहजाद साहब, इस पे हम ये सारी जो अजनास हैं इस पर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप जानना चाहूँगा कि इन सारी अजनास में से ज़्यादा हमें प्रोडक्शन दे क्या कौन सी चीज़ रही है जिसमें हमें तेल मिल रहा हो? इन सारों में अगर कंपैरिजन करें कि फ़लाँ चीज़ से जो है हमें मैक्सिमम मिल रहा है, कि हम 25% तकरीबन 25-30% अपना लोकल तेल इस्तेमाल करते हैं। नहीं, हम तकरीबन 12 से 15% अपना लोकल तेल इस्तेमाल करते हैं, बाकी हम इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, और उसमें से भी 75%, हाँ जी 75%। मैं ये समझ रहा था कि 25% तकरीबन हम अपना ज़ाती मकामी तेल इस्तेमाल करते होंगे, ऐसा नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है। इसमें भाई साहब देखिए, हमें जो ज़रूरत है इस वक्त की जो ज़रूरत है, जैसे हम पिछले 2-3 साल से कोशिश कर रहे हैं मुल्तान में कि हम वीट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें। ठीक है ना जी। हमने वीट की प्रोडक्शन जो है ना वो इंक्रीज़ की है पिछले 2-3 साल में मुसलसल। पिछले साल हीट वेव आई, पूरे पाकिस्तान में वीट की जो है ना पर एकड़ पैदावार कमी, और मुल्तान वह डिवीज़न था जहां हमारी एक मन से भी ज़्यादा पर एकड़ यील्ड बढ़ी। पिछले साल भी हम 1.25 मन फ़ी एकड़ यील्ड हमारी बढ़ी,
और हमने ग्रेजुअली उसको प्रोडक्शन अपनी पर एकड़ यील्ड को इंक्रीज़ किया और प्रोडक्शन लेवल हमने मेंटेन किया जो मुल्तान का टारगेट था। और उसमें ये हुआ कि सर हमारे पास एक इतनी स्पेस मिल गई हमें कि जिसमें हम तेलदार अजनास उगा सकते थे। लास्ट ईयर हमारी जो तेलदार अजनास है उससे पिछले साल से आलमोस्ट डबल एरिया पे लगी थी। जो आपने क्वेश्चन किया कि इसमें फ़र्क क्या है, इसमें हमारे पास जो राया की फसल है ना बुखारी साहब, उसकी हमारी पैदावार अच्छी आती है और 25 से 30 मन के दरमियान जो हम उसको ऊपर फॉल करते हैं। और अगर हम उसको अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी मैनेजमेंट और खेलों के ऊपर, रिजिस के ऊपर लगाएंगे तो उसकी हमारी 5-10 मन और भी पैदावार बढ़ जाएगी। और हमें यही अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि हम पर एकड़ पैदावार बढ़ाएं और हम चीज़ों को रैशनल कर लें। हम ये सोच लें कि हमने कम एरिया से ज़्यादा पैदावार लेनी है और गंदम की कम एरिया से जब हम पैदावार ज़्यादा लेंगे तो हमारे पास कुछ एरिया बच जाएगा जिसके ऊपर हम ऑयल शील्ड लगा सकेंगे। और हमें वो एरिया कम जो निकालें उसके ऊपर ये कंप्रोमाइज़ नहीं करना है कि सिर्फ उसके ऊपर ऑयल शील्ड लगाएं, बल्कि हमने उसके ऊपर मुकम्मल कोशिश करनी है कि उस एरिया से हम मैक्सिमम पैदावार भी लें ताकि हमारा जो गैप है वो कम से कम पूरा हो सके। लेकिन राय के हवाले से कुछ खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि राय की हार्वेस्टिंग के मौके पर आपको स्किल्ड लेबर नहीं मिलती और राय बड़ी तेज़ी से पक के गिर जाता है और इतना टाइम ही नहीं मिलता कि आप उसको मैनेज कर सकें। ये इशू भी आपने किस लेवल पे देखा है? हाँ, नहीं, ये देखें वो वैरायटी चीज़ें वेरी करती हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर राया जो है वो गिर जाए। दूसरा ये है कि राया के जो जितनी भी ये ऑयल सीड क्रॉप्स हैं तो हमें पूरे पकना नहीं देना चाहिए। इसकी हार्वेस्टिंग सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। हार्वेस्टिंग के ऊपर ये ऑलमोस्ट 25% तक भी समटाइम ज़ाया हो जाता है। ठीक है, वही अब स्किल्ड लेबर दस्तयाब नहीं होती, आपको अचानक नहीं मिली तो जाहिर है। नहीं सर, इसमें स्किल की ज़रूरत नहीं है, इसमें हार्वेस्टिंग टाइम की असल में असेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमें उसको 10% से ज़्यादा ड्राई होने नहीं देना चाहिए। ठीक है, जब हम उसको 10% से ज़्यादा ड्राई होने देते हैं तो देन वो ऊपर वाली फलियाँ जो सूख जाती हैं वो ओपन होनी शुरू हो जाती हैं। जब हम उसको काटें तो काट के हम ज़मीन पे ना रखें उसको किसी ऐसी तरपाल के ऊपर या पल्ली के ऊपर रखें, अगर गिर भी जाए, अगर गिरेगी तो ज़मीन में ना जाए ताकि उसको बाद में इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, एक ब्रेक ले लें फिर जी बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं तेलदार अजनास पर और हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। डॉक्टर हबीब रहमान साहब, ये बताइएगा कि ये जो हमारे पास क्रॉप्स दस्तियाब हैं जिनको हम उगाते हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं जो शायद हम अभी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, तो इनमें से पैदावार के एतबार से जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा तेल मिल सके और जिसकी पैदावार भी उसमें गुंजाइश हो उसको बेहतर बनाने की, और ख़ास तौर पर हमारा जो क्रॉप पैटर्न है उसको भी सूट करती हो, तो आप किस जिन्स को को बेहतर समझते हैं, फसल को इसे काश करना चाहिए? जी बिल्कुल, उसमें जिस तरह के क्रॉप रोटेशन की अडेप्टेबिलिटी है कि आल्दो ये डिफरेंट क्रॉप्स मौजूद हैं, एक तो प्रॉपर उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है ताकि बेहतर पैदावार ली जा सके पर एकड़ से। और उसके बाद मेरे ख्याल हम भूल रहे हैं कि सोयाबीन जो है वो भी एक ऑयल सीड है, लेकिन उसकी तो बड़ी कम पैदावार हासिल जी बिल्कुल पैदावार ऑफ कोर्स हमारे यहाँ सेंट्रल और साउथ पंजाब में, हालांकि सोयाबीन में बहुत गुंजाइश मौजूद है और उसकी यूटिलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा है। यस, उसकी भी आप इवन देखें इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, तो उसमें डेफिनेटली अब यूनिवर्सिटी भी उसमें 2-3 वैरायटी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट कर रही है कि किस तरीके से देखा जाए। आपने यहाँ काश्त करके देखा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने कैसा रहा? उसमें हम डिफरेंट स्विंग डेट्स पे उसको काश्त कर रहे हैं, कुछ वैराइटीज़ बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो उसमें बिल्कुल पोटेंशियल है कि वो साउथ पंजाब के अंदर उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। इवन क्रॉप रोटेशंस में उसको अडॉप्ट किया जा सकता है और इवन डिफरेंट क्लाइमेट जो चैलेंजेस हमें आ रहे हैं, तो क्लाइमेट रिजिलियंट सोयाबीन वैरायटी डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है, तो होपफुली इन अपकमिंग ईयर्स जो है वो हमारे पास 2 या 3 वैराइटीज़ जो हैं वो अवेलेबल होंगी जो कि हम साउथ पंजाब में सक्सेसफुली ग्रो कर सकेंगे। अच्छा, अगर ये सोयाबीन में हम कामयाबी हासिल करते हैं तो ये मेरा ख्याल है इनकलाबी काम होगा। अगर यहाँ पर साउथ पंजाब में हम इसको ग्रो कर लेते हैं, ख़ास तौर पे देखें ना हमारी पोल्ट्री फीड में, फ़िश की फीड में और फीड में काफ़ी सारा सोयाबीन इस्तेमाल होता है और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है और इस पर बजट भी जो है हमारा इम्पोर्ट बिल भी काफ़ी ह्यूज है।
तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि भी सोयाबीन के हवाले से कोई अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है। जी जी, इंशाल्लाह इसमें जो है वो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मल्टी ट्रायल लोकेशन टेस्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा अडेप्टिबिलिटी पे और उसकी इवन के जो अप टू डेट जेनेटिक टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं, क्रिस्पर कैस और मार्कर लाइक दैट। सो होपफुली हम जो है वो इसको अभी कहाँ कहाँ काश्त हो रहा है सोयाबीन, अगर कहीं कोशिश की गई है तो? अभी तो आप देखेंगे अब अपर पार्ट्स के अंदर जो है वो काश्त हो रहा है, चकवाल में और जो ऊपर हिली एरियाज़ हैं वहाँ सर्द इलाकों में काश्त। जी जी जी, सर्द इलाकों में काश्त हो रहा है। हमारा जो क्लाइमेट है वो तो सूट नहीं करेगा फिर साउथ पंजाब का। नहीं, डेफिनेटली उसमें मैंने बताया कि वैरायटी डेवलप करने की ज़रूरत है जो कि हार्श क्लाइमेट में अडॉप्ट कर पाए, और चूंकि इसका टाइम कोई फिक्स नहीं होता, इसको अडॉप्ट किया जा सकता है किसी भी टाइम के अंदर। सो दैट्स वाई यूनिवर्सिटी ट्राई कर रही है कि इसको डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न में, रोटेशंस में कहाँ एडजस्ट किया जा सके जहाँ इसकी बेहतर यील्ड जो है वो ली जा सके। तो होपफुली वी विल गेट इंशाल्लाह पॉजिटिव। ठीक है शहजाद साहब, आपकी सोयाबीन के हवाले से क्या राय है? आपकी कोई असेसमेंट भी है कि भी हम इसमें कामयाबी हासिल कर? हाँ जी, हमने बुखारी साहब लास्ट ईयर कुछ ट्रायल किए थे, इंटरक्रॉपिंग के भी और इंडिपेंडेंट एज क्रॉप भी। इसको अच्छा, मेज़ में काश्त करके देखा कि उसमें इंटरक्रॉपिंग में वो नॉर्मली जो हमारी सोइंग थी वो थी अगस्त सितंबर में। अच्छा, जब मेज़ की क्रॉप लगती है, ताकि हम इसको देख सकें कि इसका यील्ड पोटेंशियल क्या है। तो उसके रिज़ल्ट जब उसको इंटरक्रॉपिंग के तौर पे लगाते हैं तो कोई इतने हौसला अफजा नहीं थे। दूसरा उसकी शायद टाइम एडजस्टमेंट होने वाली है। अगर हम फरवरी में लगाएं तो शायद बेहतर पैदावार है। तहकीक वालों का काम है जी बिल्कुल। वो ये भी कर रहे हैं, बाकी फील्ड के लोग भी कर रहे हैं उसकी अडॉप्टिबिलिटी ट्रायल, उसको नॉर्मली कहते हैं कि अडॉप्टिबिलिटी ट्रायल। जोनिंग में मुख्तलिफ जोन्स में होते हैं वो जिस जोन में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी तो अल्टीमेटली वहाँ पर उसकी अडॉप्शन बेहतर हो जाएगी। अभी ये जो हमारे पास अजनास मौजूद हैं, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी को देखा जाए तो जी बिल्कुल किस सूरत हाल बेहतर आपको नज़र आती है कि ये अडॉप्ट? एक आपने जो क्वेश्चन किया था ना जी, इसमें ऑयल कंटेंट किस में ज़्यादा है? ऑयल कंटेंट डेफिनेटली कनोला में ज़्यादा है। कनोला में ज़्यादा 42 से 42 से 46% के करीब ऑयल जो है ना उसमें से निकलता है। ठीक है। ये जो हमारे राया की हैं, सरसों तोरिया है, इसमें जो इसकी ऑयल कंटेंट है या परसेंटेज है वो 40 से कम है, बल्कि 38 से कम है। 36, 37, 38 और कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जिसमें 34-35 भी है। हमारे लिए जो राया की क्रॉप है, राया की क्रॉप थोड़ा लंबे अरसे की क्रॉप है और इसका जो टाइम है ये अब उसका राइट टाइम है, इसका पीक टाइम है कि इस वक्त हम अगर उसको लगा दें जितनी ऑयल सीड क्रॉप्स हैं तो वो हमारी बेहतरीन पैदावार देती हैं। जैसे जैसे हम उसको लेट करते जाएंगे उसकी पैदावार कम होती जाएगी। और इसमें राया जो है, जो इसके जो प्लस पॉइंट है कि जो हमारी जो कनोला है ये ऑलमोस्ट वीट से कोई 10-15 दिन पहले पकती है। ठीक है। जो राया की फसल है वो ऑलमोस्ट फरवरी एंड में, मार्च के शुरू में वो हार्वेस्ट हो जाती है। और जितने ये हमारी जो इतनी सक्सेस है मुल्तान में, जितनी कॉटन लगी है अर्ली और जिसकी बहुत अच्छी पैदावार आई है, 50 मन 60 मन लोग बात करते हैं, तो वो जगह है जहाँ लोग पहले राया लगाते हैं। राया चूँकि एग्जॉस्टिव क्रॉप नहीं है, ठीक है, ज़मीन का जोर नहीं लगता उसमें, ठीक है ना जी। तो ज़मीन की एनर्जी रिजर्व होती है, तो कॉटन उसके ऊपर दूसरी जो हमारी क्रॉप है पोटैटो, जिसके ऊपर नॉर्मली अर्ली कॉटन लगती है। तो ये जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं ये अर्ली अगर कॉटन में एडजस्ट होती हैं तो उसमें हमें कॉटन भी ऑयल सीड क्रॉप है, उसके बनोले से भी ऑयल निकलता है। मैं उस तरफ आना चाहता हूँ अभी, ठीक है ना जी। तो ये सारी ऑयल सीड क्रॉप्स जो है ना इंटरलिंक हो जाती हैं। हाँ, एक बात है कि हमें वीट को कंप्रोमाइज़ नहीं करना, वीट की हमने प्रोडक्शन बढ़ानी है। अगर हमारा वीट का एरिया कम होता है, जैसे हम पिछले 2-3 साल से मुसलसल प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो हमें इस तरफ जाना चाहिए कि हमारी पर एकड़ पैदावार 40 मन से बढ़ जाए और हमारे पास इतना एरिया आ जाए कि हम अपना जो ऑयल सीड का इम्पोर्ट बिल है, वहाँ जो खाली रकबा होता है वहाँ ऑयल सीड उगा के अपना इम्पोर्ट बिल कम कर लें। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी शहजाद साहब ने जिक्र किया कि कपास भी ऑयल सीड क्रॉप है और बनौला ज़ाहिर है उससे तेल निकलता है। अच्छा, बनौला के हवाले से लोगों के ज़हनों में खदशात आ गए, जैसे हम BT की तरफ गए और ट्रिपल जीन की तरफ गए तो लोगों ने कहा कि ये टॉक्सिक है जी, इसका तेल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसमें किस हद तक रियलिटी है? और ये जो क्रॉप है ये हमें तेल की फराहमी में, खुदनी तेल की फराहमी में कितना सपोर्ट कर रही है और कर सकती है? जी, कपास में ऑफ कोर्स बड़ा पोटेंशियल है ऑयल सीड के हवाले से भी। तो जहाँ तक बायो सेफ्टी का आप जिक्र कर रहे हैं कि चैलेंजेस हैं लाइक द BT,
तो उसमें अब तो गवर्नमेंट ने उसमें फुल फ्लड जो है वो मौजूद हैं, इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, प्रोटोकॉल मौजूद हैं, उनको फॉलो किया जाता है। इवन के कोई भी वैरायटी इस किस्म की है जो कि प्रूव नहीं होती, अगर उसमें इस किस्म के जो टॉक्सिक चीज़ें या हेल्थ के मुज़र हेल्थ के हवाले से हों, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इस किस्म का अब उसमें अप्रूवल वाला तो मसला नहीं रहा। हमें क्या पता कि जी ये अप्रूव्ड वैरायटी लगी हुई है, नॉन अप्रूव्ड है वैरायटियाँ। तो अब कपास की जो सूरत हाल है उसमें तो सब कुछ चल रहा होता है, और फिर जब बाद में बिनौला इकट्ठा होता है तो उसमें भी सारा ही रगड़ा जाता है। नहीं, उसमें देखें फूड चेन के अंदर, वैल्यू चेन के अंदर भी डेफिनेटली डिफरेंट मैकेनिज़्म है, उसको चेक किया जाता है। कोई भी अगर ऑयल कंपनी है जो वो भी उसको स्टैंडर्ड्स को चेक करती है। तो ठीक है, आप कहते हैं ठीक है, क्यों शहजाद साहब सेफ है बिनौला? जी मैं असल में ये मिथ थोड़ी सी क्लियर कर दूं। देखें, ये जो बीटी है ना, ये बैसिलस थायोजेनेसिस है। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की गई या रिमूव नहीं की गई कि जिसकी वजह से ये मिथ क्रिएट हो कि शायद ऑयल में कोई टॉक्सिक केमिकल चला गया। ये जेनेटिक का काम है कि कपास का एक ऐसा जीन उन्होंने एडिट कर दिया है कि जब कीड़ा खाएगा उसको तो वो मर जाएगा। वो कहते हैं वही जहर है, नहीं बंदा भी खाएगा तो उसको नहीं सर, ऐसे नहीं है। देखें, वो एक जीन एक ऐसा है एडिट किया है जो सिर्फ इंसेक्ट खाएगा तो उसको नुकसान होगा। उसका ये नहीं है कि उसमें उन्होंने कोई ऐसा जहर डाल दिया, जहर कोई नहीं डाला। ठीक है, उसमें ये है कि वो जब कीड़ा खाता है तो उसके जब डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो उसकी डाइजेशन इतनी स्पीड से हो जाती है कि वो उसकी जो डेथ हो जाती है। मतलब इंसानी जिस्म के लिए कोई नुकसान नहीं है, नहीं सब ठीक है। इंसान ने तो पका के खाना है ना। ठीक है, वो तो अच्छा, वो ये नहीं है कि वो अब देखें, वो तो है बनौले के अंदर नहीं है वो एडिटिंग। वो तो जैसे उसने ग्रीन पोर्शन खाना है ना उसका, ठीक है, बनौला ग्रीन पोर्शन नहीं है। ठीक है ना जी, जो उसने ग्रीन पोर्शन है उसको खाना है तो फिर उसकी डेथ होनी है। मतलब टिंडे का जो सबज पोर्शन है उसने जब खाना है ना जी, तो वो सबज पोर्शन जब उसके अंदर जाना है, उस सबज पोर्शन की वजह से उसकी डेथ होनी है। और ये जो है ना, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो टॉक्सिक टू एनिमल ह्यूमंस है या एनिमल्स है। ठीक है, सेफ है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़रा थोड़ा सा इन अजनास के बीज के हवाले से बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो इन तेलदार अजनास के बीज हैं, ये इनकी पैदावार इंपॉर्टेंट है ना जी, उसी हिसाब से हम देख रहे हैं। ये हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं, अगर पीछे हैं तो कितना पीछे हैं पैदावार के एतबार से, और उसमें बीज का कितना किरदार है, कितना अमल दखल है कि अगर हम पीछे हैं दुनिया से? जी बिल्कुल, चूँकि फसल स्टार्ट बीज से होती है तो ऑफ कोर्स सीड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, पोटेंशियल है। और हमारे पास अब जिस तरह के कैनोला की काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ आ गई हैं, इवन के 30 मन 35 मन तक पैदावार आ रही है अगर वो स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को फार्मर अडॉप्ट करता है। तो इट मीन जहाँ तक सीड का पोटेंशियल है दैट्स आल्सो देयर, बट मैनेजमेंट उसका पोटेंशियल जो है वो भी बड़ा ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट है। बीज इनके हाइब्रिड हैं सारे? नहीं, उसमें कैनोला में कुछ हैं जो कि हाइब्रिड क्लेम किए जा रहे हैं। अच्छा। तो ज़्यादातर जो हैं वो नॉर्मल हैं, उनमें हाइब्रिड नहीं है। तो कैनोला में कुछ वैराइटीज़ हैं जो कि हाइब्रिड हैं, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन उनको क्लेम कर रही हैं। तो उसमें मैनेजमेंट में बड़ा मेरे ख्याल से प्लांट पॉपुलेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर पर एकड़ जो है खेलियों पे लगा के और 60,000 से 65,000 या 70,000 तक प्लांट्स पर एकड़ अगर फार्मर अडॉप्ट कर लेता है तो वो बड़ी अच्छी पैदावार उसमें ले सकता है। ठीक है शहजाद साहब, यही सूरत हाल अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि एक तो बीजों की अवेलेबिलिटी की क्या सूरत हाल है इन सारी तेलदार अजनास की, दूसरा ये है कि हम बीजों पर एक भारी सरमाया खर्च करते हैं। हमारा काश्तकार जो है सब्जियों के बीजों पर या इन तेलदार अजनास के बीजों पर बड़ा सरमाया खर्च करता है। तो क्या हम इस जो है हमारी ज़राई मदाखिल का ये जो शोबा है इसको कम नहीं कर सकते अगर हमारी तहकीक में कोई ज़रा आगे बढ़े? जी मैं बता दूँ। बीज देखें, बीज की दो खसूसियात हैं। एक तो बीज की जर्मिनेशन कितनी है, यानी जो बीज लगाया है वो जिंदा कितना है, 70% है, 80% है, 90% है, 100%। उसमें से पौधे कितने परसेंटेज निकली? जी बिल्कुल। एक है बीज की विगर, कि वो जो बीज हमने लगाया वो जिंदा तो है लेकिन उसमें से निकलने में ताकत कितनी है उसके एम्ब्रियो, उसका जो है पौधा बनने के लिए, जमीन से निकलने के लिए सेहतमंद पौधा बनता है। उससे जब निकलता है ज़मीन से वो पौधा सेहतमंद, उसको विगर कहते हैं, उसकी ताकत जो है। अब जो है
परसेंटेज उसको तो हम चेक कर सकते हैं। हम उसकी 100 दाने लिए, उसको किसी तरीके से भुगो के रख दिया, जितने उगे हमने 90 उगे, 90% जर्मिनेशन हो गई, 99 उगे। हमारे पास जितनी ऑयल सीड क्रॉप्स हैं इसमें परसेंटेज का कोई मसला नहीं है और विगर का भी कोई मसला, जर्मिनेशन ठीक है, जर्मिनेशन हमारी ठीक है। अब हम जो आप बात कर रहे हैं कि जब हम छटा देते हैं तो हमारा बीज ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मसलन हम जब छटा देते हैं तो हम कहते हैं 2 किलो सीड लगाएं, ठीक है ना जी। अब जब हम खेलियों के ऊपर लगाते हैं तो हमारा आधा पौना किलो लगता है सीड, ठीक है, वो प्रॉपर लग गया, जी बिल्कुल प्रॉपर लग गया। हमने उसको जितना आधा किलो पौना किलो सीड लें उसमें उतनी रेत मिक्स कर लें, ठीक है ना जी। वो जो ताकि वो जब चुंडी उठाए कोई खातून लगाने वाली तो ये प्योर बीज के 10 दाने ना आ जाए, उसमें बीज के दाने 2-3 ही हों। इसमें मजीद बात करते हैं ब्रेक। तो ये चीज़ें थोड़ा सा देखने की अभी इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम तेलदार अजनास पे बात कर रहे हैं। अच्छा शहजाद साहब, अभी आप बता रहे थे कि हम खेलों में काश करें उससे बीज की काफ़ी बचत होगी, तो वो जो हम बात कर रहे थे कि बीज पर बहुत सारा सरमाया ज़ाय हो जाता है और जितना है वो यहाँ से बचत हो सकती है। और आपने जो बचत बताई है वो तो 2/3 इसमें ऑलमोस्ट। तो देखिए हम जब छटा देते हैं तो हम चाहे कनोला है, चाहे सरसों है, राया, जो भी ऑयल सीड क्रॉप है जो बरसीका फैमिली से तल्लुक़ रखती है, तो नॉर्मली हम 2 किलो सीड जो है ना एकड़ में यूज़ करते हैं। 2 किलो सीड का मतलब ये है कि हम उसको रैशनलाइज अगर कर रहे हैं, अगर खेलियों पे लगाएं, उसको मिक्स कर लें रेत के साथ और 2-2, 3-3 दाने फी सुराख लगाएं और उसका जो फासला है जो 8 से 9 इंच रखें फी प्लांट, पौधे तो पौधा, तो हमारे पास पौधों की तादाद भी पूरी हो जाती है। कोई 80,000 90,000 के करीब पौधे भी बन जाते हैं। दूसरा ये है कि हमारा सीड भी बच जाता है। वही सीड जो हमने 2 किलो छठे के जरिए 1 एकड़ पे लगाना है तो हम उससे 3 एकड़ लगा सकते हैं कम अज़ कम। अगर हम ये कहें कि जी हम आधा किलो नहीं, हम 600 ग्राम या 650 ग्राम सीड लगाते हैं एकड़ में, तो हमारी 2 साइड से बचत, एक तो हमारा इकोनॉमिकल हो जाते हैं सोइंग में, दूसरा ये है कि हमारी जो सोइंग है वो एक टाइमली होगी, प्लांट पॉपुलेशन बेहतर होगी, प्लांट यूनिफॉर्म उसकी, जैसे जो आपने कहा ना फलियाँ गिर जाती हैं, उसमें यह है कि उसकी जो राइपनिंग है, पकने का टाइम है ना, वो एक होगा। ये नहीं होगा कि कोई बीज नीचे चला गया, कोई बीज ऊपर रह गया, जो ऊपर वाले बीज पहले उगाए, नीचे वाले जो है बाद में उगे, उनका वैसे ही 10 दिन का फ़र्क पड़ गया, और जो 10 दिन पहले पक गया उसकी फलियाँ गिर गई और जो 10 में बाद में पकेगा, एक तो यूनिफॉर्म उसकी पकाई यूनिफॉर्म होगी और उसकी हार्वेस्टिंग भी हमें आसानी से हो जाएगी और उसमें हमारे हार्वेस्टिंग लॉसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, ये अच्छा, उसके बड़े आप दोनों साहबान से ना मैं प्रोग्राम के आखिर में वो गुर पूछूंगा कि जिससे हम तेल के इस्तेमाल को घटा सकें, वो सोच के रखिएगा। वो क्या तरीका है जिससे हम तेल के इस्तेमाल को घटा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी ये जिक्र हो रहा है, अगर हम इन थोड़ा से बाइफरकेट करके अलग अलग इन फसलों को देख लें तो इनका सोइंग पीरियड भी देख लेते हैं और इनके बीज के इस्तेमाल को भी और खाद और पानी के इस्तेमाल को भी ज़रा क्विकली देख लेते हैं, तो ये 10-15 मिनट। तो इसमें पहले हमने राया पे कुछ ना कुछ बात कर ली। राया का ये बेहतरीन मौसम है कि इसमें आप काश्त कर लें, क्विकली काश्त, जितना जल्दी मुमकिन हो सके राया आप काश्त कर लें। और राया का बीज जो है वो अच्छा बीज अवेलेबल है, ऐसे ही ना जी? बिल्कुल अच्छा बीज अवेलेबल है मार्केट। ज़मीन की तैयारी के लिए क्या क्या करना है क्विकली? राया जो है वो आप मतलब कि लाजमी नहीं है कि बड़ी अच्छी ज़मीन हो, इवन के कोई रेतली ज़मीन है या कलराठी ज़मीन है उस पर भी राया काश्त किया जा सकता है। ठीक है, हल्की फुल्की ज़मीन पे भी राया आप लगा सकते हैं। और खाद की रिक्वायरमेंट भी कुछ ऐसी नहीं है कि आप देखें, अगर हम हाई उस पर सजेस्ट करते हैं कि 1 बोरी DAP और 1 बोरी जो है यूरिया आप यूज़ कर लें, तो पानी में भी नॉर्मली 3 पानी इसको लगते हैं। पहला पानी बहुत ज़्यादा दबाव वाली फसल नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल मिल सकता है। तो राया की काश्त तो मेरे ख्याल अब तक मुकम्मल हो जानी चाहिए। अब कैनोला जो है वो है कि वो भी अक्टूबर के अंदर जो है ना, कैनोला पर ज़रा शहजाद साहब से पूछ लेते हैं। जी। फिर आपसे मैं जो है सनफ्लावर पर मज़ीद जानना चाहूँगा। कैनोला के हवाले से, एक तो कैनोला के बीज में सुना है बड़ी ज़बरदस्त वैरायटीज़ आई हैं और उसमें जी बिल्कुल। कैनोला हमारे पास नॉर्मली ज़्यादा हाइब्रिड है। हमारे यूब सच की 2-3 वैरायटीज है, फैसल कैनोला है, एक NARC की वैरायटी है, हाइब्रिड कैनोला हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है। और जो हमारी लोकल बरसीका वैरायटीज़ हैं जिसमें राया है, सरसों है, तोरियाँ, इनमें हाइब्रिड कम है, इनमें हाइब्रिड कम है। कैनोला तकरीबन हाइब्रिड है हमारे पास। और हमारे पास जो इम्पोर्ट होके आता है कैनोला का सीड, वो भी हमारे पास ज़्यादा हाइब्रिड आता है। अच्छा। और
उसका ये है कि हम उसकी चूँकि ऑयल परसेंटेज ज़्यादा, रूसिक एसिड उसमें कम है, ठीक है ना, फैटी एसिड ठीक है उसमें, ठीक है ना, ये हाँ जी, ये न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी अच्छी है, तो लोग उसको अच्छे तरीके से खाते हैं। इंडस्ट्री भी अच्छी तरीके से खाती है, और इंडस्ट्री भी अच्छे तरीके से यूज़ करती है, क्योंकि उसका ऑयल कंटेंट बेहतर है, 46% तक ऑयल कंटेंट है, उसको उनको ज़्यादा उसमें सूट करता है। तो ये हमारी जो कनौला अब हमें काश्त कर लेनी चाहिए। और कनौला, ये जितनी वैरायटीज़ है ना, जितने भी ब्रासिका फैमिली है, ये ज़मीन की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती हैं। अच्छा, बढ़ाती हैं जी, बिल्कुल, लेने की बजाय उसमें ऐड करती हैं क्योंकि उसमें नोड्यूल्स होती हैं और वो ऑक्सीजन जो है ना वो फिक्स करती हैं, इससे जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है ज़मीन में बेहतर हो जाती है और हमारी ज़मीन फर्टाइल होती है। कनौला के लिए सूटेबल काश्त का टाइम क्या है हमारे इस खिते में? जी, कनौला का काश्त का हमारा टाइम अब शुरू है। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कनौला हमें फरवरी से पहले काश्त कर नवंबर से पहले काश्त कर लेना चाहिए। हमें नवंबर में नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये जितनी क्रॉप्स हैं हमें इसमें 20 अक्टूबर से पहले कोशिश करनी चाहिए काश्त कर लें। और उसकी प्रोडक्टिविटी उसके ऊपर असरअंदाज होती है जैसे जैसे हम इसको लेके जाते हैं। जितना जल्दी इसको लगा लेंगे, और वो लोग जिन्होंने कनौला जल्दी काश्त करना और उसकी ज़मीन फारग नहीं है, मतलब उनकी ज़मीनों में अगर कॉटन खड़ी है, कॉटन के बाद उन्होंने ये ऑयल सीड क्रॉप ग्रो करनी है, तो उनसे गुजारिश ये है कि वो कॉटन जो खड़ी है उसको भर के एक पानी लगाएं और उस खड़ी कॉटन में ही उसका छटा कर दें, ताकि उसकी जो है उसकी पैदावार जो है ना वो मुतासर ना हो। ठीक है, मतलब ये इंटरक्रॉपिंग, जी, इंटरक्रॉपिंग हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, सूरजमुखी के हवाले से उसकी बीज की अवेलेबिलिटी, ज़मीन की तैयारी और जो बाकी साजो सामान है वो क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, सूरजमुखी की फसल जो है वो थोड़ी सी इनसे हटके थोड़ी सी डिफरेंट है। एक तो उसका सोइंग टाइम भी डिफरेंट है, फरवरी में लगाई जाती है। ठीक है, तो ऑयल कंटेंट ऑफ कोर्स उसमें हाई है, तो बीज उसमें ज़्यादातर हाइब्रिड ही हैं और बड़े अच्छे हाइब्रिड मौजूद हैं। सनफ्लावर में सीड की अगर हम बात करें तो सीड अवेलेबिलिटी का कोई चैलेंज नहीं है, तो उसमें भी फिर डेफिनेटली थोड़ी सी वो इससे हट के थोड़ी सी एग्जॉस्टिव क्रॉप है इनसे हट के। अच्छा, कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती, तो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट भी उसकी ज़्यादा है, लाइक दैट। तो प्रोडक्शन भी तो फिर उसकी ज़्यादा है ना, अभी देखें प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली उसमें अब अडेप्टेबिलिटी का फिर वही चैलेंज है कि फरवरी में सो करनी है आपने, लाइक दैट। इधर से गंदम हमारे इस एरिया को सूट करती है वो? जी बिल्कुल हमारे साउथ पंजाब को सनफ्लावर की फसल जो है बहुत सूट करती है। वो जिस तरह ये है कि पर एकड़ पैदावार हम बढ़ा के कुछ एरिया स्पेयर कर लें ऑयल सीड्स के लिए, लाइक दैट, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो हैं वो भी बेहतर हैं, अच्छी हैं। तो ऑफ कोर्स यूज़ भी हो रहा है बड़ा, जो है आपको पता है वैल्यू चेन में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक। अच्छा शहजाद साहब, ज़रा तिल के हवाले से बता दीजिए, काफ़ी रुझान आया हुआ है, लोग तिल की तरफ बड़े माइल हुए हैं, कहते हैं कि जी तिल का तेल भी सुना है इसका बड़ा अच्छा होता है। जी, बड़ा अच्छा तेल होता है, महंगा तेल है, ये हाई वैल्यू क्रॉप है। इसकी देखें तिल जो इस वक्त सेल हो रहा है मार्केट में, वो तकरीबन कोई 18,000 से लेके 22,000 के दरमियान फ़ी मन उसकी कास्ट जो है उसकी प्राइस है। अब 8 से 10 मन तो आम निकल आता है, जो छठा देख लगाते हैं, जो खेलियों पे लगाते हैं वो 15 मन से ऊपर चले जाते हैं, 20 मन भी चले जाते हैं। जितनी उसकी देखभाल कर लेंगे वो उतना अच्छा। अब मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि हमें पर एकड़ प्रोडक्शन इंक्रीज़ की बात करनी चाहिए, और हम इसी पे काम करते हैं ताकि 1 एकड़ से ज़्यादा फसल निकले और ज़्यादा से ज़्यादा वो किसान के घर में पैसा आए, और नेशनल लेवल पे जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा ये है कि हम तिल की जो हमारी अच्छी क्रॉप आ रही है, उससे तिल हमारा मोस्टली जो है ना वो एक्सपोर्ट हो जाता है, उससे हमें बाहर बड़ी ज़रूरत है, हमें फॉरेन एक्सचेंज बेहतर मिलता, और हमें 2-3 साल से पिछले से तिल की काश्त में बहुत ज़्यादा रुझान आया है, और उसने हमें एक अच्छी शॉर्ट पीरियड क्रॉप भी दी है और अच्छे पैसे भी दिए। ज़मीन कैसी चाहिए तिल की काश्त के लिए? देखिए जी, जितनी ऑयल सीड क्रॉप्स है ना, इसके लिए मार्जिनल सॉइल चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत चाहिए। ठीक है। कोई मार्जिनल सॉइल हम ये कहते हैं कि पुअर सॉइल, जहाँ दूसरी क्रॉप्स की पैदावार कम आती है, उसके ऊपर इनको उगाएं अगर, तो इनकी पैदावार अच्छी आ जाती है। अच्छा, फिर वो सारे रकबे जहाँ हम दीगर क्रॉप उगाते हैं वहाँ से अच्छी पैदावार नहीं ले सकते, हमें उन्हें तो शिफ्ट कर देना चाहिए ना जी तेलदार अजनास पे? हाँ जी, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन नहीं, अभी भी हम देखते हैं कि जी बहुत बुरी हालत होती है फसल की, लेकिन हम रिवायती फसल में उलझे हुए हैं। नहीं, ये बात नहीं, रिवायती फसल देखें, जिस ज़मींदार के पास अच्छी ज़मीन है वहाँ वो अच्छी क्रॉप लगाएगा,
अब ये देखें, हम एक ज़िमींदार के पास पानी नहीं है, ठीक है ना, अगर वहाँ वो कनौला लगा दे या ये तेलदार अजनास लगा दे, तो अगर वो वहाँ पानी एक भी मिल जाए, उसको बारिश हो जाए, तो वो अच्छी फसल हो जाती है। लेकिन हम वहाँ रवायती फसल लगाएं, गंदम लगाएं, उसकी पैदावार उतनी नहीं आएगी। उसके अलावा कोई और क्रॉप, मतलब गन्ना है, मक्की है, मेज़ है, ठीक है ना, अगर ये क्रॉप लगाएंगे तो उसकी पैदावार नहीं आएगी। लेकिन ये वैरायटीज़ ऐसी फसल है कि कम पानी में भी वो पक जाती है और कुछ ना कुछ ज़िमींदार को दे जाती है। लेकिन अगर अच्छे रकबे पे या अच्छी देखभाल के साथ या अच्छी इनपुट्स के साथ उसको लगाते हैं तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मलेशिया जो है पाम से बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, दुनिया भर में वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं। अच्छा, वो उसके जो क्वालिटी है या उसके इस्तेमाल पर तो बहुत सारे सवालिया निशान आते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो दुनिया भर की को पूरा करते हैं। तो हमने किसी सतह पर ये पाम के तजर्बा करके भी देखा है कि चले हमारे रकबा भी ज़्यादा मुतासर नहीं होगा और वो उससे हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। जी, पाम में पोटेंशियल तो मौजूद है ऑफ कोर्स, लेकिन मेरे ख्याल से एडेप्टेबिलिटी के चैलेंजेस हैं इसके। तो रिसर्च इदारे मेरे ख्याल ट्राई कर रहे हैं, इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारे पास तो हर किस्म का मौसम भी है, हर किस्म की ज़मीन भी है, ठीक है ना जी, और उसकी हैयत भी हर किस्म की मौजूद है, तो कहीं ना कहीं तो कामयाब होना चाहिए। असल में कोस्टल एरिया की तो हमारे पास कोई कम तो नहीं है ना। हाँ, तो है सही, लेकिन कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इसको बेसिकली चाहिए। कोस्टल एरिया का क्लाइमेट ऑफ कोर्स, जिस तरह के बलोचिस्तान है, मकरान है या गवादर डेवलप हो रहा है, तो पूरी पट्टी पड़ी हुई है और बहुत बड़ा कोस्टल है उस पर। क्यों जी शहजाद साहब, इस पर काम तो होना चाहिए। हाँ जी, मेरा ख्याल है काम हो रहा होगा, ये पीछे माजी में भी होगा और कर भी रहे होंगे लोग। ये हम चूंकि हमारे पास कोस्टल एरिया है नहीं, इसलिए हम इसके ऊपर चलें। अब वो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, वो एक सवाल मैं आपके पास छोड़ गया था। जी, वो गुर बताएं कि चलें वो जब तक हम तेलदार अजनास में आगे नहीं जाते, देखिए जी, अपनी सेहतें खराब कर रहे हैं। गुर तो यही है, देखिए हम एक ऐसी कौम है, अगर मिठाई है तो उसमें भी हम तेल डालते हैं। मतलब जलेबियां हमने तेल में तल के खानी है, तो डट के डालते हैं, ठीक है ना जी। पकौड़े उनको भिगो देते हैं। हाँ जी, पकौड़े हैं तो वो भी हमने तल के खाने हैं, ठीक है ना जी। पकौड़े, जितनी तलाई वाली चीज़ें हैं ना जी, चाहे मुर्गा तलना है, पकौड़े तलने हैं, कोई ये तलाई का काम जो है ना, ये सारा डीप फ्राइंग, हाँ जी, ये सारे उसमें आती है। कैसे रोके ना, वही तो गुड़ चाहिए ना जी, वरना सर देखें ये रोकने की ज़रूरत नहीं है आपको। अल्टीमेटली हमें इससे रिवर्स होना पड़ेगा। जितनी हमारी बीमारियां अब फैल गई हैं, ब्लड प्रेशर है, ठीक है ना, हाँ जी, सारी बीमारियां, मैदे के सारे अमराज, मैदे के सारे अमराज, ठीक है ना जी, उसके बाद हार्ट अटैक, ये सारी बीमारियां डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा, वो सारों को नुस्खे में लिख के देगा जी। आपने जरूरत नहीं है सर, लिखवाने की जरूरत नहीं। जब हर बंदे को ये पता चल जाएगा कि ये बीमारी पता तो सबको है, उसके बावजूद भी खाते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या रहे हैं, पता सबको है सर। वो देखे ना, एक टाइम है 35-40 साल तक हर बंदा बर्दाश्त कर लेता है, जवान होता है ना। असल बीमारी तो जवानी के बाद शुरू होती है, लेकिन उसकी जो कुछ खाया होता है उसके असरात 40 साल से बाद शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। जब सर 40 साल के बाद वाले लोग बुजुर्गों को, अपने बच्चों को बताना शुरू करेंगे, मेहरबानी करें इसको सर, कंट्रोल तो उन्होंने करना है ना, घर में तेल कम इस्तेमाल करेंगे, ठीक। दूसरा ये है कि जो बड़ी सेंसिटिव सी बात है कि चूंकि हमारे पास टाइम खत्म हो गया, हमारे पास ऑयल सस्ता इतना है कि हम सस्ता नहीं है, बहुत महंगा, 600 रुपये किलो ऑयल है। क्यों जी डॉक्टर साहब, ऐसी 10 सेकंड में उसमें फूड हैबिट बेसिकली चेंज करने की जरूरत है। अच्छा, और ये फिर आप रिवायती बातें कर रहे हैं, एयर फ्रायर लें और जी एयर फ्रायर की तरफ। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।